हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी जापान में एवरेज डाइंग एज है 84 साल और इंडिया में है 70 साल। लगभग 14 साल पहले एक इंसान दम तोड़ देता है हमारे देश में। लेकिन ऐसा है क्यों कि हमारे देश में लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, मोटापा ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा है। और वहीं दूसरी ओर जापान में देखें तो यहाँ पे लोग काफी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो जी आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि जापान में ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से जापानीज लोग हमसे ज्यादा लंबा जीते हैं। तो जी अगर सबसे बेसिक चीज की बात करूं जिससे इंसान की हेल्थ और लाइफ स्पैन डिसाइड होता है वो है खाना। वही एक चीज है जो बॉडी कंज्यूम करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जापानीज लोग क्या खाते हैं और हमें क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट के बारे में बताता हूं जिसको जापानीज लोग बहुत फॉलो करते हैं। हारा हचबुन मेनी ईशाइराजू। इसका मतलब होता है कि आप अपना पेट ना सिर्फ 80% भरें जब भी आप खाना खाएं और आपको जिंदगी भर डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो मील है वो कार्ब डोमिनेटिंग मील है। बहुत सारे लोग ये वीडियो खाना खाते हुए देख रहे होंगे, तो अगर आप अपनी थाली में नजर डालो तो राइस है वो कार्ब्स हैं, सब्जी जो हम बनाते हैं उसमें सब्जी बहुत कम होती है, मसाले तेल बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी कार्ब्स हैं। तो जी हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं है, बहुत ही प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली डाइट है हमारी। एक तो हमारी कंट्री वेजिटेरियन है जिसकी वजह से यहाँ पे मीट प्रोडक्ट्स कम खाते हैं, इस वजह से प्रोटीन और भी कम हो जाता है। और जो वेजिटेरियन सोर्स हैं भी जैसे दाल हो गया वो हम उतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाते, और अगर पनीर ले लो तो उसकी जगह पे एनालॉग पनीर आ जाता है। मतलब हम अपने बॉडी वेट के बराबर भी प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और इसी तरह की मील खाने की वजह से आगे चल के हमारे यहाँ बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और अगर वहीं जापान में देखें तो एक चीज फॉलो करी जाती है, इचिजो सांसाई। तो इसका मतलब क्या है, फूड में आपका एक सूप होगा और 3 डिशेज होंगी। और 3 डिशेज में अगर मैं बोलूँ तो वो होता है राइस हो गया, एक हो गया पिकल हो गया और मीट हो गया या प्रोटीन का सोर्स हो गया। और यही सूप में होता है तो वो मिसो सूप हो गया या चिकन सूप हो गया या कोई भी सूप हो गया। वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों ही ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे नॉनवेज होता ही है मील में, कभी कभी ये लोग उसको रिप्लेस करते हैं वेज ऑप्शन से। 2 सुपर फूड जापान में बोले जाते हैं, एक है तोफू और दूसरा है नत्तो। ये तोफू, तो ये फर्म तोफू है, अलग अलग टेक्सचर में आता है। तो इस डब्बे के अंदर ही ना 20 से 21 ग्राम प्रोटीन है। और एक और सुपर फूड है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये 2 तो मैं खा ही लेता हूँ, वो है ये नत्तो। इस नत्तो के पैकेट में ना 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और दूसरा है ये कोनियाकू। कुनियाकू में फाइबर होता है। और इनके जो अचार होते हैं, ये अचार है, ये फर्मेंटेड होते हैं। तो यहाँ के ना वेजिटेरियन भी बहुत सारे ऑप्शन है। आपको नत्तो खोल के दिखाऊं मुझे क्यों नहीं पसंद है, एक तो स्मेल, ये फर्मेंटेड सोयाबीन होते हैं। तो अगर खोल के दिखाऊं ना, ये ऐसा होता है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये मिला के खाते हैं। इसमें ये रहा थारे और ये रहा मस्टर्ड, ये मिला के खाते हैं। मेरे से तो कभी नहीं खाया जाता, ये जापानीज लोग बड़े मन से खाते हैं। और जापान में क्या है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसकी ट्रेनिंग ना हमको बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन से पेरेंट्स की तरफ से तो होती है, लेकिन एक ट्रेनिंग होती है आपकी स्कूल में। जब आप 9-10 साल के होते हो ना, तो आपके स्कूल में ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि खाना बनाना कैसे है। एजुकेट करने वाली बात अलग होगी, वो इनको पहले करा देते हैं, लेकिन खाना बनाना भी सिखाते हैं कि आपको खाना किस तरह से बनाना है, किस में क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या प्रोटीन रिच फूड है, क्या कार्ब रिच फूड है। इस तरह से इनको क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और ये चीज़ जब आप वो बड़े होते हैं और जब वो काम करने लगते हैं तो भी इस चीज़ को अपनाते हैं, इस हैबिट को अपने साथ रखते हैं। इसीलिए ऑफिस में जो बेंतो मिलते हैं ना, वो भी बहुत ही एकदम बैलेंस मील होते हैं। उसमें राइस पोर्शन होता है और 2-3 छोटी-छोटी साइड डिशेज होती हैं। तो भले ही आप ज़्यादा मत खाओ, अगर आप कम खाते हो तो भी आप हेल्दी रहते हो। और हमारे यहाँ तो एक कंसेप्ट है ना, अरे तू कम खा रहा है, डाइट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डाइटिंग है वो ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म गोल हो। यहाँ पे डाइटिंग है वो लाइफस्टाइल है, जो कि ये लोग जिंदगी भर फॉलो करते हैं। और जापान में हेल्दी खाना इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत आराम से मिल जाते हैं। बेंतो हो या नॉर्मल स्नैक्स, कैलोरी न्यूट्रिशन सब कुछ सामने मेंशन होता है। वेजिटेरियन टोफू स्टिक्स हो या फिर फ्लेवर्ड चिकन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर दारू पीने के शौकीन हो तो लो कार्ब बियर भी मिलती है। और दारू के साथ चखना चाहिए उसके लिए भी बहुत सारी स्नैकिंग अवेलेबल हैं, उस पर भी कैलोरी मेंशन होती है। तो जी खाने का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम एक और पॉइंट पे, हेल्थ केयर सिस्टम। तो जापान में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब यहाँ रहने वाला हर बंदा हेल्थ केयर में एनरोल्ड है। अब वो चाहे एम्प्लॉय हो या फ्रीलांसर हो या कोई बंदा हो जिसकी बीवी जॉब करती हो ना करती हो या फिर छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, वो सारे लोग हेल्थ केयर में एनरोल्ड हैं। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इन फ्यूचर कभी आप बीमार पड़ते हो ना, तो उसका 70% हिस्सा गवर्नमेंट पे करती है और सिर्फ आपको 30% पे करना होता है। और यहाँ पे रेगुलर चेकअप भी मैंडेटरी है, मतलब ऑफिस की तरफ से आपको भेजा जाता है हर साल हेल्थ चेकअप के लिए, जिसको बोलते हैं केंको शिंदान। आपके ईयर, आईज, हियरिंग और ये सारी चीजें चेक होती हैं। और हर साल ना इसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो वो उसको कंपेयर भी करते हैं कि हर साल आप इंप्रूव कर रहे हो कि आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये हर बंदे के लिए कंपलसरी है। और अगर आप 35 साल के ऊपर हो जाते हो ना, तब ये चेकअप बहुत डिटेल में हो जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल के अलग अलग चार्ट होते हैं। उसके हिसाब से जैसे कैंसर चेकअप्स हो गए और भी इंटरनल ऑर्गन्स के चेकअप हो गए, वो सारे बहुत डिटेल में करते हैं। और जापान का जो हेल्थ केयर है उसमें सारे चेकअप्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। और जब आपकी उम्र होती जाती है ना, तब आपको ये एक्यूरेसी और भी अच्छी चाहिए होती है। अब मैं जापान में रह के ये सारी चीजें करा सकता हूँ, लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें करनी थोड़ी सी मुश्किल है। और इसी का सॉल्यूशन लाती
है इंडिया में नूरा, क्योंकि नूरा इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर है, वो भी जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट बॉडी स्क्रीनिंग हो जाती है। मैंने खुद अपने पापा जी का बॉडी चेकअप कराया यहाँ से, और मात्र 2 घंटे लगे पूरे बॉडी चेकअप में। कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं थी और ना कोई स्ट्रेस। ये बॉडी स्क्रीनिंग बेसिक चेक से शुरू होती है, जैसे हाइट, वेट, बीएमआई, बीपी, आइस चेकअप और ईयर चेकअप भी होते हैं। इवन टीथ्स भी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के साथ लो डोसेज सीटी स्कैन भी होता है, और ईसीजी के साथ मिलती है आपको पर्सनल डॉक्टर की कंसल्टेशन भी। यहाँ 15 मेजर ऑर्गन्स भी कवर होते हैं, और एंड में सीनियर डॉक्टर देते हैं आपको बहुत डिटेल रिपोर्ट, और आपको आसान भाषा में समझाते भी हैं कि आपको किस किस चीजों की प्रिकॉशन लेने अपनी बॉडी के लिए। तो जी मैंने तो अपनी मम्मी पापा जी का चेकअप करा के देख लिया और मैं संतुष्ट हूँ। आप भी नूरा की ये सर्विस यूज कर सकते हैं, और इनकी ब्रांचेस बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और कैलिकट में भी हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपना बॉडी चेकअप तो कराओ ही, साथ में अपनी फैमिली मेंबर्स का भी चेक कराओ। और नूरा हेल्थ केयर सेंटर पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, अजय पांडे 10 फॉर 10% डिस्काउंट, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही एकमात्र ऑप्शन होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अच्छा, जैपनीज लोगों के हेल्दी होने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ का एनवायरनमेंट भी है। यहाँ पे गवर्नमेंट कम से कम अपने सिटीजन को इतना तो इंश्योर करती है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा हो ना, उसको सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिले, वो कहीं से भी जाके पानी पी सकता है, साफ पानी मिले, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं तो उससे भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और यहाँ के लोगों को ये डर नहीं लगता कि वो जब वो पार्क जाएंगे और किसी रैंडम टोटी से पानी पी लेंगे तो उनको फूड पॉइजनिंग या कुछ पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ के बंदों की हेल्दी लाइफ के लिए। कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसकी डिलीवरी फीस या फ्री एजुकेशन वो सब तो है ही है, लेकिन यहाँ पे फ्री वैक्सीन भी है। कोविड के टाइम पे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बंद हुए थे वो सारी चीजें तो पैसे वैसे उन्हें मिले ही थे, लेकिन अगर कोई जॉब नहीं भी कर रहा है तो उसको भी पैसे यहाँ इन्होंने दिए थे। तो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ना बहुत ज्यादा डेवलप है। और एक चीज और, यहाँ पे जब मैं आया था ना तब मैं कुछ 21 साल का था, और 10 साल में मुझे खुद लगा मैं जवान हो गया। मैं पुरानी आईडी कार्ड की फोटो और अभी के आईडी कार्ड की फोटो डालूंगा, आप लोग खुद देख सकते हो कि जापान में रहने से ही आप हेल्दी हो जाते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ आपकी हेल्दी ही है। यहाँ पे भी करागे होते हैं, यहाँ पे भी रामेन होती है। सुशी भी एक तरह से अनहेल्दी फूड में आता है, क्योंकि उसमें राइस बहुत होता है और फिशेज होती हैं कच्ची, जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से सोया सॉस डाल दो और वसाबी डाल दो तो वो अनहेल्दी की कैटेगरी में ही आता है। और ऐसी इमेज बनी हुई है ना कि ये नूडल वूडल खाते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके घर का खाना देखोगे ना तो काफ़ी हेल्दी होता है। और एक बहुत जरूरी चीज जो मुझे जापान में दिखी है वो है उनकी डेली फिजिकल एक्टिविटी। हमारे यहाँ जैसे रिक्शे मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ कम्यूट करने का सबसे कॉमन ऑप्शन है आपकी 2 टांगे, और यहाँ वो यूज करके लोग बहुत चलते हैं और बहुत साइकिल चलाते हैं। जैसे मेरा खुद का ऑफिस मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर है साइकिल से। मैं मोटरसाइकिल ओन करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी साइकिल चला के रोज जाता हूँ। और ये मैं ही नहीं करता, यहाँ सब लोग ऐसा करते हैं, भले ही वो किसी भी बड़ी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। अब क्योंकि ये लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है तो स्पेशल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है यहाँ पे लोगों के हेल्दी होने का। अच्छा, जापान में जब भी लंच टाइम होता है ना तो यहाँ पे सारे लोग खाना खाने जाते ही हैं। अक्सर लोग जाते हैं, कॉम्बिनी हो गया, सुपरमार्केट से बेंतो उठा ली, ये सारी जगह होती हैं। लेकिन बहुत ही कॉमन जगह है जहाँ लोग खाने जाते हैं, वो है तेशुकु। तेशुकु बोलते हैं जापानीज सेट मील को। आपको वो मील दिखाता हूँ वो कैसी होती है। सेम होती है जो भी बताया ना, 1 सूप 3 डिशेस, वही कंसेप्ट है वहाँ पे भी तेशुकु में। तो इस तरह के रेस्टोरेंट यहाँ के सैलरीमैन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ पे बने बनाए सेट होते हैं, उसी को सीधा ऑर्डर कर लो और लंच टाइम में ही खा के निकल जाओ। और खाना कुछ इस तरह का आता है, राइस, एक सूप और छोटी छोटी साइड डिशेस भी। अच्छा, एक चीज़ जापान में आपने देखी होगी, लोगों को पीते हुए ग्रीन टी। उसको इंडिया में लोग रेप्लिकेट भी करते हैं, लेकिन उसमें दूध डाल देते हैं, उसमें चीनी मिला देते हैं, और उसमें ग्रीन टी के नाम पे ना सिर्फ ग्रीन रह जाता है, मतलब टी के बेनिफिट रह ही नहीं जाते। और ग्रीन टी अगर आपको पीनी भी है ना तो ग्रीन टी पीने का एक ही तरीका है, पहले आप पहाड़ पर जाओ, वहाँ से ग्रीन टी लाओ, तभी आपका वजन कम होगा ग्रीन टी से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रीन टी ना बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं करेगी। अब ये सोच रहे होंगे कि जापान में कैसे फायदा करती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम कंपेयर करें ना ड्रिंक्स के ऑप्शन को, तो अगर इंडिया में देखें तो हमारे पास लस्सी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई जैसे कोको कोला, पेप्सी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये सारी ना बहुत ही कैलोरी रिच ड्रिंक्स हैं, मतलब अगर आप एक लस्सी भी पी लो तो आपकी एक मील की कैलोरी बन जाती है। और वहीं हम अगर जापान को देखें तो इनकी जो ड्रिंक्स हैं, इनके पास चाय होती है, मुगी चा, उलोंग चा, माचा और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ऐसी भी ड्रिंक्स हैं जो बहुत ही लो कैलोरी होती हैं। टी हो गई, जैसे हमारी जीरो शुगर टी हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, पेप्सी, जीरो, कोरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, एंड ऑफ द डे ना एक जापानीज बंदे का कैलोरी जो होती है बहुत कम होती है। तो जापान में आपको लो कैलोरी ड्रिंक्स मिलती हैं, लेकिन साथ में आपको प्रोटीन शेक्स की वेंडिंग मशीन में मिल जाती हैं, और साथ ही मिलते हैं आपको एसेंशियल अमीनो एसिड की वेंडिंग मशीन भी। आपको विटामिन्स या सप्लीमेंट चाहिए तो वो भी कॉमनी में आराम से मिल जाते हैं। आपको हाई कैलोरी आइसक्रीम से लेके लो कैलोरी आइसक्रीम दोनों मिल जाएंगी। और लेबलिंग के भी यहाँ बड़े अलग से रूल हैं। दूध की बोतल अगर नीचे से स्ट्रेट है तो लो फैट मिल्क, और अगर छोटा सा कट लगा है तो फुल क्रीम। और अगर जूस की बोतल पे 100% फ्रूट जूस लिखा है तो वो 100% ही होगा, और उसको क्रॉस चेक कर सकते हो फ्रूट की इमेज के साथ जो कि कटा हुआ होता है। और अगर फ्रूट की इमेज साबुत हुई
तो मतलब वो 100% जूस नहीं है। और फिर भी अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हों तो कटे कटाए फल आपको कप में मिल जाते हैं, उसको मशीन में डालो और अपनी स्मूदी बना के पी लो। अच्छा, एक चीज़ और है जापान और इंडिया में, वो है फेक फूड और एक्सपायरी फूड को लेके। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे फेक राइस हो गया, फेक मसाले हो गए, या फिर फेक पनीर हो गया, जो अनलॉक पनीर की लहर चली थी, वो सारी चीज़ें बहुत कॉमन ही मिल जाती हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन अगर दूसरी साइड जापान देखो तो वो इन चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ पे जैसे एक्सपायरी फूड होता है ना, मान लो कल फूड एक्सपायर होना है तो उससे आज या एक दिन पहले से ही सेल्स की पर्ची लगनी शुरू हो जाती हैं। वो चाहे बेंतो हो गया, सब्जियाँ हो गई, या फिर वो प्रोसेस्ड फूड या प्रिजर्व फूड हो गया, तो उस पर ना पहले से ही 20% ऑफ, 50% ऑफ पर्ची लगा देते हैं ताकि वो फूड एक्सपायरी डेट से पहले ही निकल जाए। तो और अगर एक्सपायर हो गया फिर तो वो फेंका ही जाएगा, उसका ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको और सस्ता करके बेच दिया जाए कि एक ही दिन तो हुआ है। और अगर न्यूट्रिशन लेवल की बात करी जाए तो प्रोडक्ट पर बहुत क्लियरली लिखा होता है कि इस खाने में कितनी कैलोरी है। प्रोटीन, कार्ब, फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिखे होते हैं, भले ही वो छोटे छोटे स्नैक ही क्यों ना हो। अच्छा, जो जापानीज फूड और हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें बहुत बाद में आती हैं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकी लंबी जिंदगी और हेल्दी लाइफ का है, वो है इनकी मेंटेलिटी। हमारे यहाँ जब लोग जॉब से रिटायर होते हैं तब जिंदगी से भी रिटायर हो जाते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे लोग रिटायरमेंट होने के बाद उसके बाद का टाइम यूज करते हैं नई चीजें सीखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बहुत बुजुर्ग अंकल से मिला हूँ जिन्होंने इस उम्र में मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया है, और एक आंटी से मिला था जो इस उम्र में लैंग्वेज सीख रही हैं और वो मुझसे इंग्लिश में बात करने आई थी। और एक अंकल तो मुझे दिखे थे जिनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी और फिर भी वो फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इस तरह के बुजुर्ग लोग आपको पूरे जापान में दिख जाएंगे। कोई फिशिंग कर रहा होगा, कोई दौड़ रहा होगा, और कोई अपने घर की सफाई तो छोड़ो रैंडम सड़कों की सफाई कर रहा होगा। और ये एक्टिविटीज ऐसा नहीं है ये लोग बुढ़ापे में ही करते हो, ये बचपन से ही इस तरह की हॉबीज में इंटरेस्ट रखते हैं। और यही मेंटालिटी है जो इनको इतना एक्टिव और जवान रखती है बुढ़ापे तक भी।